सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की थी कि तकरीबन 146 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस को रीएडजस्ट कर दिया गया है और इसमें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया जा रहा है। अब ये क्या देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है, क्योंकि हम समझ सकते हैं और हमने कई दफ़ा इस पर आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई कि किस तरह इन प्राइसेस का ना बढ़ना, इन कीमतों में के बढ़ने में इल्तवा होना वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इसी की वजह से हमने कई बड़ी मल्टीनेशनल्स को पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रैप अप करते देखा, क्योंकि किसी भी तरह बिजनेस बारे में नहीं आ रहा था। यकीनन ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं और इनकी कीमतें बेदरेक बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इट स्टिल नीड्स टू मेक बिजनेस सेंस। और जिस किस्म के हमने कर्ब्स लगाए उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ग्रे चैनल यानी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का होना, स्मगल्ड मेडिसिन का होना, ये सब बढ़ता चला गया। अभी भी जो सूरत हाल है, हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप ने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है। ये फ़ैसला आगे कैसे ऑनर किया जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से उनकी राय और उनकी तजावीज़ मांगी गई हैं, खुसूसन केयर टेकर सेटअप की तरफ से। जनाब प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब ने स्पेशली कहा है कि किस तरह ड्रैप की कारकर्दगी को, उनकी आपसी वर्किंग रिलेशनशिप को रेगुलेटर की तरफ से क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, ये बताया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां खालिद मिसबा साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इंडस्ट्री का क्या रद्द अमल है अब जबकि ये 146 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी क्या हाल है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक मंथ्स एंड वीक्स ऑफ एडवोकेसी हैज़ फाइनली वर्कड आउट। ये प्राइसेस रिवाइज की जा रही हैं, बट हैव वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड टाइम। और अब ये जब ये ये नतीजा आया है, ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये प्राइस एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या असर देखेंगे हम इसका मार्केट में? जी थैंक यू ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके चैनल का भी और आपके प्रोग्राम का भी, बिकॉज यू हैव बीन रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू बार बार। और जब तक मीडिया इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेके फैक्ट बेस ना करे, इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी, तमाम स्टेक होल्डर्स का, तो ये चीज़ अचीव नहीं होती। आपका बात जो सबसे पहली बात आपने कही है कि क्या बहुत ज़्यादा टाइम लूज़ किया है, ऑब्वियसली हमने लूज़ किया है जी। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है और कंसेंसस पॉलिसी हो और उस पर अमल दरामद ना हो और डिले का शिकार हो, तो ना सिर्फ शॉर्टेजेस मार्केट में होती हैं जिससे पेशेंट्स ऑब्वियसली मरीज सफ़र करते हैं सबसे पहले, और ग्रे मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग और जाली अद्वियात का खर्चा तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज का आपने जिक्र किया, दूसरी इन्वेस्टमेंट जो लोकल कंपनीज हैं वो भी रिलक्टेंट हो जाती हैं। वो भी सोचती हैं कि क्या हमें इस माहौल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो और जॉब्स के और नौकरियों के मौके भी ज़ाया होंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है वो भी ज़ाया होगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो डेवलपमेंट इस सेक्टर में, देखिए फार्मास्यूटिकल में एक चीज़ अद्वियात में समझने वाली है कि ये एक नेवर एंडिंग डेवलपिंग सेक्टर है। इसमें नई अद्वियात आती रहती हैं, नई जिद्दत होती रहती है। वो चीज़ तभी होगी जब पॉलिसी का तसलसल रहे। बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, हम भी और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं कि फाइनली गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन जरूरी बात है, इसमें टाइम लूज हुआ है और हमारा तो रिक्वेस्ट यही है और स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी के साथ ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें बार बार ट्रेड डेफिसिट का हमारा जिक्र आ रहा था। अगर पिछले हफ्ते की मैं खबरों की तरफ नज़र डालती हूँ, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जब किया गया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 32% से कम हुआ है और ये लगभग इस वक्त 16 बिलियन के करीब है। मुझे ये बताइए कि इसमें जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो नहीं रही है। आपको भी कई अद्वियात की तैयारी के लिए जो खाम माल है, जो केमिकल्स हैं, जो उससे रिलेटेड उसके अज्जा हैं, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। गुज़श्ता साल आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड शुड वी बी एक्चुअली हैप्पी अबाउट दिस ट्रेड डेफिसिट? देखिए ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली इज नॉट वेरी गुड थिंग, लेकिन देखिए ट्रेड डेफिसिट की वजूहात देखनी चाहिए। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ताल्लुक है, हम तकरीबन $1 बिलियन की, $1 अरब का रॉ मटेरियल खाम माल बाहर से जरूर मंगाते हैं, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो साइज है वो तकरीबन $3 अरब है। अगर हमें इसकी जगह खाम माल फिनिश फॉर्म में अद्वियात मंगवानी पड़े, पैक्ड अद्वियात मंगवानी पड़े, तो हमें 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए कम अज कम, पेंडिंग हम किस मुल्क से मंगा रहे हैं और किस कीमत पे मंगा रहे हैं। अब हमारे पास $1 बिलियन, अल्लाह का शुक्र है कि हम कंट्री अफोर्ड कर रही है और ये रॉ मटेरियल्स और खाम माल हम मंगा रहे हैं,
और फिनिश दवाई यहाँ पर बना के आवाम को दे रहे हैं बेस्ट नहीं खालिद पॉसिबल साहब, मैं प्राइस यही पे, पूछना चाह रही क्वालिटी थी कि इस वक्त जो सस्ती। कहा जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 32% से कमी उसमें आई है, तो यकीनन आप भी इसमें इफेक्ट हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री भी इसमें इफेक्ट हुई है कि इतना आसान नहीं था अपनी सप्लाई चेन्स को, अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना। इस वक्त भी क्या ये मुश्किलात बरकरार हैं? ये खाम माल आपको आसानी से दस्तयाब है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा है इसका? देखिए वो अभी भी मुश्किलात हैं और आई थिंक ये आने वाले कुछ सालों में मुश्किलात रहेंगी, बिकॉज जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आती, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तब तक डॉलर्स की फरहमी इजीली अवेलेबल नहीं होगी। मुश्किलात अभी भी हैं, हमें उसके लिए प्लानिंग बेहतर करनी पड़ रही है। जहाँ हम एक महीने में एक रॉ मटेरियल मंगाते थे, हमें 3-3 महीने का स्टॉक मंगवाना पड़ रहा है। बैंक से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, स्टेट बैंक ने इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं कि फार्मास्यूटिकल अद्वियात जो है उसका खाम एसेंशियल इंडस्ट्री में आता है और उसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन जारी बात है फिर भी ये मुश्किलात हैं, बट ये पूरा कंट्री इस मुश्किलात से गुजर रहा है। इस मुश्किलात का तरीकेकार लॉन्ग टर्म हल है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट लाने में और बेटर मैनेजमेंट में। हम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं जो बेटर मैनेजमेंट इन्वेंटरीज की और ऑर्डरिंग की जो हम कर सकते हैं टाइमलाइंस के मुताबिक, लेकिन ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है और आई थिंक ये आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों और सालों में ये चैलेंज बरकरार रहेगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए जी बावजूद कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसने बहुत सारे मुश्किल फैसले लिए हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में हुकूमत साजी का जो अमल है वो आगे बढ़ रहा है, प्रोसीडिंग्स होंगी। क्या लॉन्जिटिविटी देखते हैं इस पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो इस वक्त ये केयर टेकर सेटअप लेके आया है? आप समझते हैं कि ये देरपा होंगे, आने वाला सेटअप इसको ऑनर करेगा? आपके क्या खदशात हैं? और जिस तरह के केयर टेकर सेटअप ने भी आपसे तजावीज़ मांगी हैं कि वो क्या पॉलिसी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम होना चाहिए जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री को मज़ीद फाल बना सकता है? जी खालिद साहब। जो जी केयर टेकर सेटअप ने मुश्किल इकदाम लिए हैं, आपकी बात बिल्कुल, ये मुश्किल इकदाम जो लिए हैं केयर टेकर सेटअप ने, देखिए देखना ये चाहिए कि क्या ये एज पर इंटरनेशनल रेफरेंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं है। क्या कोई खुदा ना खासा नाजायज फायदा दिया गया इंडस्ट्री को, या एज पर जो दुनिया में प्रैक्टिस है और कामयाब प्रैक्टिस रही है, हमारे हमसाया मुल्क हैं इंडिया, बांग्लादेश, इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या उन ममालिक ने इस सेक्टर में किस तरह की, उन ममालिक ने इस सेक्टर में जिद्दत किस तरह लाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन किस तरह बेहतर की। अगर तो जो इकदाम किए गए हैं वो एज पर इंटरनेशनल रेफरेंसेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक हैं, तो जरूर गवर्नमेंट को चाहिए आने वाले को उनको कंटिन्यू करे। और जहां तक हमारे सेक्टर का ताल्लुक है स्पेसिफिकली, उसमें जो इकदाम किए गए हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, ना सिर्फ बेस्ड है बल्कि हम तो 15-20 साल लेट हैं। हमारे हमसाया ममालिक ने ये स्टेप आज से 15 से 20 साल पहले ले लिए थे और उसका रिजल्ट उनके ममालिक में नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 28 अरब डॉलर की फार्मा की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया वहां पर आ रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छी है। उन इकदाम को देखते हुए गवर्नमेंट के जो इकदाम लिए गए हैं और रिजल्ट्स इंडिया के देखते हुए और बांग्लादेश के देखते हुए गवर्नमेंट को लाजमी चाहिए कि इनको कंटिन्यू करे, बिकॉज इसमें कोई नाजायज चीज नहीं है। ये एज पर इंटरनेशनल रेफरेंस बेस्ट पॉसिबल जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक ये इकदाम किए गए। अच्छा जी, हम लाइफ सेविंग ड्रग्स पे यूजुअली फोकस्ड रहते हैं। खालिद साहब, मुझे ये भी आपसे पूछना है कि जो हेल्थ केयर में हम देखते हैं मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स और मुख्तलिफ विटामिन्स, उसके हवाले से एक नई खबर गर्दिश कर रही है कि फौरी तौर पर इकदाम लिए गए हैं कि ये ओवर द काउंटर ड्रग्स तो हैं लेकिन इनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और बहुत सारा अभाम इसके हवाले से मौजूद है। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बच्चे भी मैल नरिश्ड हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन जब एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनमें आयरन की, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी होती है। लेकिन अब जो ये नई बात की जा रही है कि डॉक्टर्स विटामिन, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स को रेकमेंड या प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे, ये क्या माजरा है? इसमें एक बात समझने वाली है कि पूरी दुनिया में एक असूल है और पाकिस्तान में भी वही असूल है कि विटामिन में भी अगर विटामिन की जो क्वांटिटी है वो उस दवाई में एक सर्टेन लेवल से ऊपर होती है तो उसको एज ए दवाई अद्वियात ट्रीट किया जाता है, उसको एज ए सप्लीमेंट ट्रीट नहीं किया जाता। तो नंबर 1 तो इससे कंफ्यूजन ये एसआरओ से कि या गाइडलाइन से कंफ्यूजन आई है कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता तो जो एज ए दवाई रजिस्टर्ड है, इंजेक्टेबल फॉर्म फॉर एग्जांपल विटामिन मौजूद है, वो तो है ही अद्वियात, वो तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। तो जो है इंजेक्शन तो ओवर द काउंटर नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है एज ए सप्लीमेंट ये लिखा जाता है, तो देखें वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती एक्चुअली, डॉक्टर तो सजेस्ट करता है कि आप सप्लीमेंट लें। हो सकता है अगर विटामिन सी है तो वो कहे कि आप कोई फ्रूट्स या फल और सब्जियों से ये चीज हासिल कर लें, नहीं तो आप ये दवाई ये सप्लीमेंट ले लें। तो ऑल्दो इसमें कंफ्यूजन भी आएगी। अब डॉक्टर्स अगर जिस तरह आपने बात की है कोई बच्चा है या कोई खवातीन है और वो क्रॉनिक स्टेज से गुजर रही है, जारी बात है उनको सप्लीमेंट की जरूरत है। अब डॉक्टर क्या उनको जुबानी बताएगा ये बात या किसी और सफे पे लिख के देगा?
तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा इनको दोबारा इसको सोचना चाहिए, खास तौर पे उन कैटेगरीज का जो कि रजिस्टर्ड ही एज अद्वियात हैं, जिस तरह मैंने इंजेक्शन की बात की, विटामिन के, वो होती ही दवाई हैं, वो ओवर द काउंटर नहीं है। और ये ओवर द काउंटर कैटेगरी को थोड़ा सा इनको इसको रिविजिट करना चाहिए कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस वजह से जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं या खुदा ना वास्ता खवातीन और मर्द हैं जिनको इस रिक्वायरमेंट होती है चीजों की, या किसी भी हेल्थ कंडीशन का कोई शिकार इंसान है जिसका जिस्म अगर सही मिकदार में खून नहीं बना पा रहा है या उसमें विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ये कमी तो सप्लीमेंट से ही पूरी होती है। खालिद साहब, एक बात जहन में आती है, जैसे मिसाल के तौर पे वेलफेयर स्टेट्स हैं, यूके वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की विटामिन डी की कमी होती है और अगर आपके प्रिस्क्राइब रेट से कम हो तो फिर एज अ वेलफेयर स्टेट, एज NHS उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फ्री सप्लीमेंट्स पॉपुलेशन को दिए जाएं। तो वहाँ पे मैंने सुना था कि जी 40 पहले हद रखी गई थी, लेकिन क्योंकि हर शख्स 40 की लेवल से कम था तो फिर उन्होंने उसकी हद घटाकर 25 लेवल पे लेके कि 25 के बाद भी अगर आपकी ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर हुकूमत पाबंद है कि आपको सप्लीमेंट दे। लेकिन हम तो वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये अद्वियात, ये सप्लीमेंट्स, ये विटामिन फ्री में नहीं मिलते। तो ये जो अभी ये नया कदम लिया गया है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसकी मंतक क्या है? व्हाट आर द पॉलिसी मेकर्स थिंकिंग? देखिए, पॉलिसी मेकर्स जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि प्राइस कंट्रोल पूरी दुनिया में नहीं होता और इसी तरह पाकिस्तान में भी नहीं है, बिकॉज ये सप्लीमेंट्स हैं, ये अद्वियात नहीं है, इसलिए इन पे प्राइस कंट्रोल नहीं होता। तो उनको होता है कि डॉक्टर्स खुदा पास्ता कोई मेल प्रैक्टिस ना हो रही हो, कोई लिख ना रही हो ऐसी चीजें जो कि महंगी चीजें मरीज को या जिसको जरूरत है खरीदनी पड़े। जो आपने पहले बात की वो ज्यादा वैलिड है। पाकिस्तान में देखें, हेल्थ केयर का बजट 1.4% ऑफ GDP है और हमारी हेल्थ केयर की स्पेंडिंग अंडर $50 पर ईयर है। डेवलप कंट्रीज में और सेमी डेवलप कंट्रीज में इवन ये 4 to 5% हेल्थ केयर का बजट होता है, जिसमें अद्वियात का बजट भी शामिल होता है जो अस्पतालों में और गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। आई थिंक गवर्नमेंट को वो भी रिविजिट करने की जरूरत है कि जहाँ क्रॉनिक नीड है इन चीजों की, वो गवर्नमेंट खुद बेस्ट पॉसिबल रेट्स पे बनवा के प्रोवाइड करे और हेल्थ केयर का बजट ना बढ़ाए। 1.4%। जिस तरह अगर आप ही की बात को मैं आगे लेके जाऊं और एक और हेल्थ इशू की बात करूं खालिद साहब, कि भारत ने ये उनके नंबर्स ये बताते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में छाती का सरतान सबसे ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि ख़वातीन में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है। एंड बिकॉज जिस तरह आपने खुद इशारा किया कि उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विकल कैंसर की प्रिवेंटिव वैक्सीन ख़वातीन को ऑफ़र की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है और मज़ीद इस तरह के जब हम एड हॉक डिसीजंस लेते हैं सिर्फ प्राइसिंग मैकेनिज्म को देखते हुए, तो वो और अभाम कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अद्वियात मार्केट में अगेन जिस तरह आपने कहा कि ग्रे और ब्लैक चैनल्स खोलता है, जाली अद्वियात खुलती हैं, और मेरे ख्याल में एक ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए और एक दफ़ा फिर इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए।